Good morning, बच्चों. Today we are going to solve some numericals problem from chapter solution. तो सबसे पहले ये आपकी प्रॉब्लम है, देखें ध्यान से. कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. तो यहाँ एक प्रॉब्लम है आपके सामने जिसमें दिया है कि आपको मोलैरिटी निकालनी है और आपका नॉर्मेलिटी निकालनी है. मोलैरिटी ऑफ एंड नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में आपका 40 ग्राम 40 ग्राम आपका डिज़ोल्व है, 40 ग्राम डिज़ोल्व है 2 लीटर के सॉल्यूशन में. तो ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई होगी. अब इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं. तो सबसे पहले हम इसके वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि गिवन है आपका वेट और सॉल्यूट है आपका 40 ग्राम, और इसका अगर हम मॉलिकुलर वेट या मोलर मास निकालेंगे तो जैसे हम जानते हैं कि Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो इस प्रकार से इसका जो मोलर मास होता है वो आपका हो जाएगा 40. तो हम लोग जानते हैं कि मोलैरिटी को निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. तो यहाँ स्पष्ट सी बात है, हम बच्चों को सभी को पता है कि इसका जो वेट है वो आपका 40 ग्राम है. 40 ग्राम अपॉन 40 ग्राम, और वॉल्यूम जो है आपका 2 लीटर में दे रखा है. तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आप देखेंगे 40 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड विथ 2. इस प्रकार से कैलकुलेशन करने के बाद बहुत सिंपल सवाल है, डिवाइड करेंगे तो हमारा आपका 0.5 मोलर इसका आंसर होगा. तो इसकी जो मोलैरिटी होगी वो होगी आपकी 0.5 मोलर. नाउ अब देखें नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी निकालने का जो फार्मूला हमने बताया था कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और इक्विवेलेंट ऑफ बेस, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और इसकी बेस की देखी जाती है बेटा एसिडिटी. तो एसिडिटी का मतलब पहले ही बता चुका था, नंबर्स ऑफ OH आयन. तो NaOH में हम देख सकते हैं कि नंबर्स ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन की जो संख्या है वो आपकी 1 है. तो हम लोग इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसका मोलर मास अपॉन एसिडिटी, मोलर मास इनटू एसिडिटी. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 40, क्योंकि NaOH का जो मोलर मास होता है वो 40 होता है, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 40. तो इसका जो इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों ही इक्वल होंगे. फिर इसका अगर हम वेट निकालेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड विद 2 इज़ द वॉल्यूम और कैपेसिटी. तो इस प्रकार से हम इसकी अगर नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो इसकी जो नॉर्मेलिटी भी आएगी वो भी आपकी 0.5 आएगी. तो हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का इसका आंसर जो होगा वो 40 ग्राम NaOH 2 लीटर में सॉल्यूशन होगा. तो इसकी जो मोलैरिटी आएगी वो आएगी आपकी 0.5, और इसकी जो नॉर्मेलिटी भी आपकी 0.5 होगी. उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा. काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी. आगे हम जब अगली प्रॉब्लम की ओर देखते हैं. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% ऑफ द मास इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 30%, 30% बाई मास आपकी बेंजीन डिजॉल्व है कार्बन टेट्राक्लोराइड के घोल में या सॉल्वेंट में. तो इस प्रकार से हम लोगों को बेंजीन की मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है. We will have to find out the mole fraction of the benzene. So first of all we will find for 100 ग्राम सॉल्यूशन, अगर मान लेते हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन के लिए, अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम अर्थात वो कह रहा है कि 30% का तात्पर्य हो गया कि अगर हमारा 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में से 30 ग्राम जो है आपका अकेला बेंजीन है, C6H6. 30 ग्राम आपका बेंजीन है. तो अगर हम देखें तो इसका जो मॉलिकुलर मास आ गया आपका 30 ग्राम आ गया, और मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर वेट निकालेंगे तो अगर 100 है, 100 में से 30% आपका या 30 ग्राम हो गया बेंजीन, तो बाकी शेष बचा आपका सॉल्वेंट का मास होगा. अर्थात हम कह सकते हैं कि 100 माइनस 30, और 30 क्या है, 30 है मास किसका, बेंजीन का. तो बेंजीन का 30, अब 100 में से 30 माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वो आपका 70 ग्राम. तो इस प्रकार से आपका इसकी जो 30 ग्राम के साथ आपका ये हो गया 70 ग्राम, 30 ग्राम.
अगर हम इसके मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास निकालने के लिए हम देखते हैं C6H6। तो चूँकि कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 और आपके एटम कितने हैं 6, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू, तो इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा 72 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 78 इज इक्वल्स टू 78। तो बेंजीन का मोलर मास हो गया आपका 78। और इसी प्रकार से मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर हम निकालते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4, तो कार्बन का हो गया आपका 12 और एक इसमें आपका 35 मल्टीप्लाइड विद कितने एटम है 4। तो इस प्रकार से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद में इसका मोलर मास आ जाएगा आपका 154 मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से ये आपका मोलर मास और इसके मास निकला है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसके मोल फ्रैक्शन ज्ञात करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन के अलग अलग मोल निकालने पड़ेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जो गिवन मास है वो 30% अर्थात 30 ग्राम माना है। मोलर मास आपका हो गया 78 ग्राम। इसको डिवाइड करने के बाद में हमारा जो इसकी मोलैरिटी आती है या नंबर्स ऑफ मोल आते हैं वो आते हैं 0.385 नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। अब नंबर्स ऑफ मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉल्यूशन मतलब 70 हो गया, तो 70 अपॉन 154 वाज द मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो 70 को डिवाइड दे दो 154 से, तो ये आपका आंसर जो आएगा ये आएगा आपका 454 मोल। तो ये आपकी दोनों की मोलैरिटी निकालेंगे। इस प्रकार से अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं बेंजीन का, तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये मोल हमने पहले निकाल रखे हैं। निकालने के बाद में इस फॉर्मूले में लगा देंगे, डिवाइड करने के बाद हमें ये इसका मोल फ्रैक्शन ज्ञात हो जाएगा। इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो आएगा आपका 459। तो इस प्रकार बच्चों हमने सवाल देखा मोल फ्रैक्शन से संबंधित। अगला सवाल हम देखते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% ऑफ H2SO4 बाय मास। और यहाँ डेंसिटी इज गिवन 1.80 दैट इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन 1 लीटर ऑफ 20% H2SO4 बाय मास डेंसिटी ऑफ 125 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम सवाल को देखेंगे कि पहले 80% H2SO4 है बाय मास और जिसकी डेंसिटी गिवन है आपकी 180। अब 1 लीटर 20% सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने मास की आवश्यकता होगी। तो ये सवाल हम सबसे पहले इसमें मोलैरिटी निकालेंगे हम सबसे पहले 80% ऑफ सॉल्यूशन की। तो इससे पहले जो मैंने फॉर्मूले दिए थे, फॉर्मूले में मैंने मास परसेंटेज के आधार पर किस प्रकार से मोलैरिटी ज्ञात की जाती है फॉर्मूला बताया था। और जिन बच्चों ने नहीं देख पाया वो आज फिर देखें कि अगर हम लोगों को मोलैरिटी निकालनी होती है तो मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले परसेंटेज के बाद इसकी डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद 10 अपॉन इसका मोलर मास। तो इस फॉर्मूले की सहायता से फिर मैं बता दूं, मास परसेंटेज मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद 10 अपॉन मोलर मास, और इसकी सहायता से हम इसकी मोलैरिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो मोलैरिटी ज्ञात करने के लिए तो 80% दिया है तो बाय मास, तो ये आपका 80 आपका मास हो गया। ये आपकी डेंसिटी गिवन थी 1.80 और ये आपका 10, और H2SO4 का जो मोलर मास हो गया वो आपका 98 हो गया। तो इस प्रकार से हमें डिवाइड देने पे हमें आंसर प्राप्त होगा 14.7 मोलर। नाउ अब मोलैरिटी ऑफ 20% ऑफ H2SO4, तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे जो मैंने बताया था कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास. This is the relation between the mass percentage and the molarity. So how can we find the molarity of solution? So 20%, so 20 multiplied with 1.25, this is the given density, ठीक है, और ये आपका 10 और मोलर मास आपका 90 है। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं मोलैरिटी 20% की और मोलैरिटी आपके, तो इस प्रकार से 80% सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी 14.7 और 20% H2SO4 सॉल्यूशन की होगी 2.55 मोलर। अब इसमें हम लोग इक्वेशन मोलैरिटी इक्वेशन लगा देते हैं, तो वो है आपका M1 B1 इज इक्वल्स टू M2 V2। तो
M2V2। तो यहाँ पर आपका M1 का तात्पर्य जो 80% पर आपका मोलैरिटी है वो आपकी 14 कितनी है 7 मल्टीप्लाइड विद V हमें वॉल्यूम ज्ञात करना है, आपका इनिशियल वॉल्यूम, और ये आपका M2 है। 20% की जो मोलैरिटी आई थी वो 2.55 मल्टीप्लाइड विद V मतलब वॉल्यूम है आपका 1 लीटर। तो इस प्रकार से तो V इज इक्वल्स टू 2.55 मल्टीप्लाइड विद 100 इसको 1 लीटर जो है 1 लीटर को हमने 1000 ml में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे 1000 और डिवाइडेड बाय ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये आ गया 14.7। तो इस प्रकार डिवाइड करने के बाद हमें ये इनिशियल वॉल्यूम 173.53 ml प्राप्त हो जाता है। अब आगे बेटा प्रॉब्लम हम एक और देखेंगे। द गिवन सैंपल ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड वाज to have made a fraction S2SO4 as 0.15 calculate the molarity of the solution। तो सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वाज फाउंड टू हैव मोल फ्रैक्शन। एक सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन का एक सॉल्यूशन है जिसमें H2SO4 का जो मोल फ्रैक्शन जो आपका मोल अंश जो है वो आपका पाया गया है 0.15। तो इसकी आपको मोलैरिटी ज्ञात करनी है। तो प्रॉब्लम को हम समझेंगे कि कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन में आपका मोल फ्रैक्शन पता है लेकिन आपको इसकी मोलैरिटी ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया लेट द N2 इज़ द नंबर्स ऑफ मोल एंड N1 इज़ द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ द वाटर। हमने मान लिया कि N2 है, तो N2 नंबर्स ऑफ मोल हैं आपके किसके, नंबर्स ऑफ मोल H2SO4 के, जो यहाँ पर क्या है सॉल्यूट है, और N1 जो है वो नंबर्स ऑफ मोल हैं वाटर के, किसके, वाटर के। उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर से N2 माना हमने नंबर्स ऑफ मोल हैं H2SO4 के, और N1 जो है वो आपके हैं मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन आपका दे रखा है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन 0.15 इज इक्वल्स टू N2 अर्थात मोल ऑफ H2SO4 अपॉन N1 मोल ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। तो अगर हमने मोलैरिटी ज्ञात किया तो मोलैरिटी में हम मान सकते हैं कि 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम में जो वाटर का जो वेट होता है वो 18 ग्राम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1000 ग्राम में आपका 1000 ग्राम वेट जो होता है उसमें 18 ग्राम वाटर डिसॉल्व होता है। तो 1 किलोग्राम वाटर में टोटल जो नंबर्स ऑफ मोल, अगर हम इसको 1 किलोग्राम या 100 ग्राम को अगर हम भार मान लें और इसको मोलर भार या मोलर वेट मान लें तो इसका डिवाइड देने पे हमें मोल की संख्या आती है 55.5। तो 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में इसकी मोलैरिटी जो है वो आती है 50.5। तो इस प्रकार से हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये है आपका नंबर ऑफ मोल 18 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व इन 100 ग्राम। तो इस प्रकार से हमने नंबर्स ऑफ मोल निकाल लिए वाटर के। तो 0.515 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N2 है आपका नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट H2SO4, और ये आपका वाटर का हमने निकाल लिया 55.5। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें ये प्राप्त हुआ कि N2 इज इक्वल्स टू, इधर कर दिया N2 इज इक्वल्स टू 0.15 N2 प्लस 0.15 इंटू 55.5। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो N2 से ये तो आपका ये जो आंसर आएगा वो आपका 9.8 मोलल सॉल्यूशन आएगा। तो उम्मीद है बच्चों को ये सवाल समझ में आए होंगे, और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, किसी भी प्रकार की कोई शंका समाधान हो, कमेंट करें। थैंक यू।